हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिससे आप अगर 10 लोगों के सामने भी बोलने में शर्माते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद 1000 लोगों के सामने भी बिना हिचकिचाए आप उनसे स्पीकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर कैसे बने। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे कि आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर किस तरीके से बन सकते हैं। अगर आपको भी बोलने में हिचकिचाहट होती है, आप भी बोलने से घबराते हैं, स्टेज पर चढ़ने से घबराते हैं, तो यह सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि इन सब चीज़ों को ओवरकम किस तरीके से करें। ये किताब हमें बताती है कि किस तरीके से आप अपने स्टेज के डर से आज़ाद हो सकते हो और किन तरीकों का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकते हो। अगर आप एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो या लोगों को प्रभावित करने के तरीके सीखना चाहते हो या एक अच्छा लीडर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, इस किताब के लेखक डेल कार्नेगी अमेरिका के एक लेखक और लेक्चरर थे। वे लोगों को सिखाते थे कि किस तरह से वे खुद में सुधार कर सकते हैं, किस तरह से वे कुछ बेच सकते हैं और कैसे वे अपने बोलने की कला में माहिर बन सकते हैं और किसी भी इंसान को अपनी बातों में फंसाकर अपना काम निकलवा सकते हैं। आज 100 साल के बाद भी लोग उनकी किताबों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस किताब के बारे में जिसका नाम है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आज के वक्त में दुनिया को लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वो लोग चाहिए जो हमारे समाज को पहले से बेहतर बनाने के लिए काम कर सकें। हमें वो लोग चाहिए जो एक बेहतर बिजनेस खड़ा करके अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में ला सकें जिससे लोगों का फ़ायदा हो। लेकिन यह सब कर पाने के लिए उन्हें एक कला में माहिर बनना होगा, वो है पब्लिक स्पीकिंग। दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें यह ताकत होती है कि वह बहुत से लोगों को एक साथ प्रभावित कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग स्टेज के नाम से ही कांपने लगते हैं। कामयाब तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन यह वो डर है जिससे लड़ने जाने पर बड़े से बड़ा आदमी एक बार ज़रूर घबराता है। यह किताब आपके इस डर का समाधान है। यह आपको बताती है कि किस तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हो। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से बन सकते हैं तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो आइए दोस्तों जानते हैं, एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको खुद के बारे में ना सोचकर अपने टॉपिक के बारे में सोचना होगा। हम सभी लोग गाड़ी चलाना किताब पढ़कर नहीं सीखते। अगर किसी भी व्यक्ति को गाड़ी चलाना सीखना होता है तो वो उसे चलाकर ही सीखता है और लगभग हर कोई उस पर से एक ना एक बार ज़रूर गिरता है। ठीक उसी तरह से अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो आपको लोगों के सामने जाकर बोलना होगा। शुरुआत में आपसे गलतियाँ ज़रूर होंगी, आप बीच में ज़रूर अटकेंगे, लेकिन वो सभी के साथ होता है। उन्हीं गलतियों से आप बेहतर तरीके से बोलना सीखते हैं। दुनिया के महान पब्लिक स्पीकर से भी जब पहली बार स्टेज पर गए थे तो उन्हें घबराहट हुई थी। लेकिन पब्लिक स्पीकर बनने का मतलब यह नहीं होता कि आपको डर ही ना लगे। इसका मतलब होता है कि आपको उस डर को काबू में करना है, कंट्रोल में करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से आप अपने डर से आज़ाद हो सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। पहला, अपने बारे में सोचना छोड़कर अपने दिए गए टॉपिक के बारे में सोचो। बहुत से लोग स्टेज पर जाते ही सोचने लगते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर कहीं वे देखने में कुछ खराब तो नहीं लग रहा है, यह सोचने लग जाते हैं। आप यह सब ना सोचकर अपने मैसेज पर ध्यान दीजिए, अपने टॉपिक के ऊपर ध्यान दीजिए जो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए उस स्टेज पर चढ़े हो। दूसरी बात, इसके बाद आप अपनी बात को पहले से ही तैयार करके जाइए। बहुत से लोग बिना तैयारी किए स्टेज पर चले जाते हैं और वहां जाकर सब कुछ भूल जाते हैं कि उन्हें बोलना क्या था। इस तरह से वे और घबराने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्पीच को याद और प्रैक्टिस करके जाइए। तीसरा पॉइंट, अंत में जब आप बोलने के लिए जाइए तो यह उम्मीद कीजिए कि आप असल में बोलने में कामयाब होंगे। अपनी विनम्रता को बनाए रखिए, अपने डर को बगल में रखकर एक खुले दिमाग के साथ बोलिए। शुरुआत में सभी खराब करते हैं, लेकिन कुछ वक्त तक प्रैक्टिस कर लेने के बाद सारे ही लोग अच्छा बोलने लगते हैं और उनमें से आप भी एक हो सकते हो। दोस्तों, एक टोन में ना बोलकर अपनी बात के ज़रूरी यानी इम्पोर्टेंट शब्दों पर जोर दीजिए। कोई भी चीज़ अगर पूरी तरह से सिर्फ एक खूबी को दिखाए तो वो खूबसूरत नहीं लगती। सोचिए, अगर दुनिया सिर्फ एक ही रंग में रंगी होती तो कैसा लगता। आपके आसपास हर जगह सब कुछ सफ़ेद रंग का हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि बोलते वक्त कभी इस तरह से मत बोलिए कि सुनने वाले को लगे कि आप रट कर कुछ बोल रहे हैं। अपने टोन को ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहिए और अपने वाक्य के ज़रूरी हिस्सों पर जोर देकर बोलिए। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कहना है कि कामयाबी आपको अपनी मेहनत से मिली है तो यहाँ पर आप इस वाक्य के कुछ ज़रूरी शब्दों को पहचानिए, जैसे कामयाबी, आपकी मेहनत और यह सब चीज़ें। जब आप
इन ज़रूरी शब्दों का थोड़ा सा जोर देकर बोलेंगे ताकि ये शब्द सुनने में बाकी शब्दों से अलग लगे। लेकिन जोर देकर बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे चिल्लाकर कहें। इसका मतलब है कि उसे कुछ अलग तरह से कहना ताकि सुनने वाला यह समझ जाए कि वो शब्द वाक्य के ज़रूरी शब्द हैं। अगर आप ज़ोर से बोल रहे थे तो उन ज़रूरी शब्दों को आराम से कहिए। अगर आप आराम से बोल रहे थे तो उन शब्दों पर थोड़ा ज़ोर देकर कहिए, या फिर आप उसे अपने स्टाइल में कुछ अलग तरह से कहने की कोशिश कीजिए ताकि वो बाकी शब्दों से अलग लगे और इंसान उन शब्दों पर ध्यान दे। दोस्तों, अपनी बात के ज़रूरी हिस्से को अलग तरह से बोलने के 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला, अपनी स्पीच को बदलना। दूसरा, अपने बोलने की रफ्तार को बदलना। तीसरा, कुछ देर तक रुक कर बोलना। दोस्तों, जब हम कुछ मज़ेदार बात बता रहे होते हैं तो हम तेज़ बोलते हैं, और जब खूबसूरत लम्हों की बात कर रहे होते हैं तो आराम से बोलते हैं। इससे हमारी टोन अलग हो जाती है। इसके बाद अगर आप अपनी ज़रूरी बात को बोलने से ठीक पहले या ठीक बाद कुछ देर के लिए रुक जाएंगे तो वह बात बाकी की बातों से अलग लगेगी। या फिर अगर आप अपने वाक्य की शुरुआत तेज़ रफ्तार में बोलते हुए करेंगे और उसके अंत में धीरे बोलेंगे तो वो भी सुनने में अलग लगेगा। इस तरह से आप अपनी स्पीच को आकर्षक बना सकते हैं। अपनी बात के ज़रिए अपने लोगों में भावनाएं पैदा करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर होता है। इंसान हमेशा अपनी भावनाओं के आगे मजबूर हो जाता है। यही वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में रंग डालती है और इसे खूबसूरत बनाती है। अगर आप किसी तरह से अपने सुनने वालों के अंदर एक भावना पैदा कर सकते हैं, एक इमोशन पैदा कर सकते हैं, तो वे आपको बहुत पसंद करने लगेंगे। लोग इसलिए कॉमेडी शो ज़्यादा देखने जाते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री कम देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी में एक भावनाओं को पैदा करती है, वो है खुशी। सिर्फ यही नहीं, सेल्स में भी जब हम ग्राहक की भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकते हैं। लोग नया आईफोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छा है। आईफोन ऐसा कोई भी फीचर नहीं देता जो सैमसंग या ओप्पो या वीवो नहीं देते। लेकिन अगर आपके सामने आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन्स रख दिए जाएं तो संभावना ज़्यादा है कि आप आईफोन को चुनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि उसे इस्तेमाल करने से उनका दर्जा उठ जाता है। भावनाएं हमारी ज़िंदगी को चलाती हैं, इसलिए अगर आप किसी तरह से भावनाओं पर काबू पा लेते हैं तो आप लोगों के दिलों पर काबू पा सकते हैं। किस तरह से आप लोगों में भावना पैदा कर सकते हैं? आसान शब्दों में प्रैक्टिस करके। आप जिस भी टॉपिक पर बोल रहे हैं आपको उसके अंदर पूरी तरीके से घुसना होगा। उसे अपनी आत्मा में बसा लीजिए और उसमें पूरी तरह से उतर जाइए। जब कोई भी इंसान कोई भी कार्य कर रहा होता है तो उसको उसके अंदर पूरी तरीके से डूब जाना पड़ता है। तो उस इंसान को वह काम अच्छा करने के लिए उसके अंदर पूरी तरीके से डूबना पड़ता है, तभी वो इंसान अपना 100% उस काम के अंदर दे पाता है। तो आपको भी ऐसा करना है। अपने टॉपिक को अच्छे से तैयार करें और उसके ऊपर अच्छी स्पीच में बोलने की कोशिश करें। दोस्तों, बोलने के साथ ही आपको अपने गेस्चर पर भी ध्यान देना होगा। गेस्चर का मतलब होता है बोलते वक्त अपने हाथ और अपने शरीर को अपनी स्पीच के हिसाब से हिलाना। यह तो इशारे होते हैं जिसे देखकर लोग आपकी बात को अच्छे से समझ पाते हैं। इसमें माहिर बनने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो इन्हें ज़बरदस्ती बाहर लाने की कोशिश मत करो। गेस्चर आपके अंदर से अपने आप निकलने चाहिए, और अगर आप ज़बरदस्ती इसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो लोगों को तुरंत पता लग जाएगा कि वो नकली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। गेस्चर को बेहतर बनाने के लिए आप उसे बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक गेस्चर को एक ही तरीके से प्रैक्टिस करें और हर बार उसे उसी तरह से इस्तेमाल करें। कभी कभी यह संभव भी नहीं होता। यह आपके अंदर से समय समय पर अपने आप निकलने चाहिए। अगर आप एक होनहार स्पीकर को एक ही स्पीच 2 बार देते हुए सुनेंगे तो आप यह देखेंगे कि उनके गेस्चर बदलते रहते हैं। इसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि आपके अंदर से जो गेस्चर निकल रहे हैं वो आपकी स्पीच और आपके टोन के साथ मैच खा रहे हैं या फिर मैच नहीं खा रहे हैं। बहुत बार हम ऐसे गेस्चर कर देते हैं जो कि बहुत ख़राब लगते हैं। इसके लिए आप शीशे में देखकर उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये देखिए कि कौन से गेस्चर अच्छे लग रहे हैं, किसे सुधारा जा सकता है और किसे आपको निकालने की ज़रूरत है। समय के साथ आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि वे गेस्चर आपके अंदर से प्राकृतिक रूप से निकलने चाहिए। नकली गेस्चर का इस्तेमाल करना बिल्कुल वैसा ही है जिससे अपने बगीचे के सूखे हुए पौधों को हरे रंग से रंग देना। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए यह उतना ही आसान होता जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा बहुत ज़्यादा गेस्चर करने से लोगों का ध्यान भटकने लगता है। यह याद रखिए कि आप अपने हाथों को या अपने शरीर को हद से ज़्यादा मत हिलाइए। सिर्फ आपको एक नॉर्मल तरीके से बात करनी है जिस तरीके से सब लोग करते हैं। साथ ही अपने चेहरे के हाव भाव पर भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों, अपनी आवाज़ को अच्छा बनाने के लिए
अपने गले और फेफड़ों का ख्याल रखें। जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा हमारे गले तक जाती है, जिससे कि आवाज़ बाहर निकलती है। दूसरे शब्दों में, हम जब बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों पर प्रेशर पड़ता है और ज़्यादा ज़ोर से काफ़ी देर तक बोलते रहने पर सीने में दर्द हो सकता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने फेफड़ों का और अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखें। लेखक एक ऐसे पब्लिक स्पीकर को जानते थे जो बोलने की प्रैक्टिस भागते हुए करता था। इससे उसके फेफड़ों में ज़्यादा हवा जाती थी और उसकी कसरत होती थी, जिससे कि स्टेज पर वो लंबे समय तक बोल पाता था। आप चाहें तो यह तरीका अपना सकते हैं या फिर एक दूसरे तरह से भी आप कसरत कर सकते हैं, जो कि अब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप अपने हाथों को कमर पर रखिए और एक हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की उंगली से छूने की कोशिश कीजिए। इससे आप अपने फेफड़ों को दबा रहे हैं, जिससे कि सारी हवा बाहर निकल रही है। इसके बाद अपने कंधों को ऊपर उठाए बिना आप सांस अंदर खींचिए और इसे बार बार कीजिए। दोस्तों, लंग्स के अलावा आपका गला भी अच्छे से बोल पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कसरत करने के लिए अपनी गर्दन को फिक्स करके अपने सीने को लेफ़्ट राइट घुमाइए। ऐसा करते वक्त अपने सिर को आगे की तरफ झुकाइए। इससे आपके गले को राहत मिलेगी। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी आवाज़ भी अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी। लेकिन आवाज़ अच्छी होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वो तेज़ हो, इसका मतलब यह भी है कि वो साफ़ हो और स्टेज के पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी आपकी बात को अच्छे से और साफ साफ सुन पाएँ। अगर आपकी आवाज़ साफ़ होगी तो आपके फुसफुसाने पर भी लोग आपको अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा कीजिए ताकि आप अपनी बात को लोगों तक अच्छे से पहुंचा सकें। क्या आपने कभी यह देखा है कि किसी सेमिनार में एक व्यक्ति ताली बजाता है और फिर सारे ही लोग अचानक से तालियां बजाने लगते हैं? क्या आपके साथ कभी यह हुआ है कि आपके ग्रुप में सारे लोग अचानक से ऊपर देखने लगते हैं और आप भी उसी वक्त ऊपर देखने लगते हैं? इंसानों की इस खूबी को कॉन्टेजियन कहते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है एक व्यक्ति के विचार या रोग का दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना। इसका आसान सा मतलब होता है कि एक चीज़ का फैलाव। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने सुनने वालों को एक भीड़ में इकट्ठा कर लेंगे तो आप अपने विचारों को उन पर आसानी से पहुंचा सकते हैं। भीड़ में विचारों को इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। एक व्यक्ति अचानक से चिल्लाने लगे, आग आग, भागो भागो, तो सारे लोग पागलों की तरह भागने लगेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपके विचारों को सुने तो उन्हें अलग अलग मत बैठने दीजिए, उन सभी को एक भीड़ में इकट्ठा कर लीजिए। यह करने के लिए आप सबसे पहले उन अलग बैठे लोगों के पास चलते हुए जाइए और उनकी ज़रूरतों के बारे में, डर के बारे में और उनके इमोशंस के बारे में बात कीजिए। एक बार जब उन अलग बैठे लोगों को लगने लगेगा कि यहाँ पर उनके जैसे विचार वाले लोग बैठे हैं तो वे भीड़ में जाकर मिल जाएंगे और आपकी बात को अच्छे से सुनेंगे। लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते कि भीड़ में बैठने पर सारे लोग एक तरह से सोचते हैं। अगर आपको इस बात पर भी कोई शक है तो इतिहास के इस एग्जाम्पल पर नज़र डालिए। 19वीं शताब्दी में सोवियत की सरकार ने यह नियम लागू किया कि कोई भी कहीं भी भीड़ नहीं लगाएगा। उन लोगों को इस बात का डर रहता था कि अगर सारे लोग एक साथ आने लगेंगे तो सरकार से बगावत करने की चाहत अचानक फैलने लगेगी और उन लोगों को हड़ताल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको भीड़ इकट्ठा करने की काबिलियत अपने अंदर विकसित करनी होगी, क्योंकि इसमें वो ताकत है जिससे सरकारें गिराई जा सकती हैं। अपने बहस करने की ताकत को बढ़ाइए। बहुत बार हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसे साबित कर पाने में हमें परेशानियां होती हैं। कभी कभी हम अपनी राय देने लगते हैं और बहुत से लोग उस राय को नहीं मानते। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी बोलें उसे साबित करने की ताकत भी रखें, वरना आपकी कही गई बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अगर आप अपनी बात को साबित नहीं कर पाएंगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कभी किसी से बहस हो जाए तो आपको उसकी बात का जवाब देना भी आना चाहिए। अपनी बात को साबित करना और दूसरों से बहस करना, यह दोनों ही ज़रूरी है। इसलिए आपको यह भी सीखना होगा कि किस तरह से आप अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं और यह भी सीखना होगा कि किस तरह से आप अपने विरोधी की बात को गलत साबित कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 बातों पर ध्यान देना होगा। आइए दोस्तों जानते हैं। जिस बात पर बहस हो रही हो उसे अच्छे से समझने के लिए आप खुद से पूछिए, क्या उसे साफ साफ शब्दों में कहा गया है? दूसरा सवाल, खुद से यह पूछिए कि जो कुछ भी कहा गया है क्या उसे पूरी तरीके से कहा गया है? क्या पूरी जानकारी दी गई है? कहीं उस जानकारी में कुछ कमी तो नहीं है? इसके बाद आप उस बात को साबित करने के सबूत पर ध्यान दीजिए। खुद से यह सवाल पूछिए, उस बात को किस एक्सपर्ट ने कहा था? क्या वो व्यक्ति वाकई में एक एक्सपर्ट है? क्या वो सही से सोच समझ सकता है?
दूसरा सवाल यह पूछिए, क्या सारे फैक्ट्स पर ध्यान दिया जा रहा है? क्या वो सारे फैक्ट्स एक ही बात कह रहे हैं या अलग अलग? क्या वो सच में फैक्ट्स हैं या फिर किसी की राय हैं? इसके बाद बारी आती है यह समझने की कि उस बात के और कौन कौन से मतलब हो सकते हैं जिन फैक्ट्स के आधार पर उस बात को कहा जा रहा है। कहीं उसका कुछ दूसरा मतलब तो नहीं निकल सकता। दूसरा सवाल यह है कि आप जो बात कह रहे हैं उसे गलत साबित करने के लिए कौन कौन सी बात कही जा सकती है। इसके बाद अंत में आता है कि कही गई बात के नतीजे क्या हो सकते हैं। इसमें आप खुद से यह पूछिए कि कहीं आपने कुछ ऐसा तो नहीं कहा जो सबूतों पर आधारित नहीं है। और दूसरा सवाल यह कि क्या सारे सबूत एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, अपने सुनने वालों को एक कहानी सुनाइए ताकि वो कल्पना कर सकें। ज़्यादातर लोगों को जानकारी, नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं आते हैं। लोगों को यह जानने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता कि पिछले 10 सालों में सिगरेट या शराब पीने से कितने लोगों की मौत हुई। अगर आप अपने टॉपिक में बहुत सारी जानकारी डाल देंगे तो वो एकदम सूखी लगेगी। उसमें रस भरने के लिए आपको उसे मज़ेदार बनाना होगा। किसी भी चीज़ को मज़ेदार बनाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल कीजिए। कहानियाँ सुनने पर हम कल्पनाएं करने लगते हैं। हम अपने दिमाग में अलग अलग जगहों पर जाने लगते हैं और इस तरह से हम बोलने वालों की बात को कुछ ध्यान से सुनते हैं। इसलिए अगर आप अपनी उसी बात में एक शराबी की कहानी के ज़रिए लोगों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे तो लोग उसे कुछ ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे। आप उनसे बताइए कि किस तरह से वो व्यक्ति रोज़ शराब पीकर अपनी पत्नी से झगड़ा करता था, अपने बच्चों को मारता था। इस तरह की कहानियाँ लोगों की भावना के साथ खेलती हैं और उन्हें आपसे चिपका कर रखती हैं। इसके बाद आप खुद भी अपनी कल्पना का इस्तेमाल कीजिए। अपनी स्पीच को तैयार करते वक्त यह कल्पना कीजिए कि आपके सामने बहुत से लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं और वो आपको सुन रहे हैं। यह सोचने की कोशिश कीजिए कि आप उनके सामने किस तरह से बोलेंगे और आपकी बात को सुनने के बाद उनके क्या हाव भाव होंगे। जब आप अपने दिमाग में अपने सुनने वालों को साफ साफ अपने सामने देखने लगें तो यह कल्पना कीजिए कि आप उनके सामने बोलने पर कौन से गेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। यह सोचिए कि उस गेस्चर का आपको सुनने वालों पर क्या असर होगा, किस तरह से आप अपने वाक्यों को कहेंगे। पब्लिक स्पीकिंग का काम भी एक कवि या लेखक के काम की तरह होता है। अगर आप अपनी बात के ज़रिए लोगों के दिमाग में चित्र बना सकते हैं तो आप भी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए इतनी इंटरेस्टिंग बुक्स की समरी लेकर आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।